अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने स्कूल से गायब हो जाएँ, 1 महीने के लिए एलिमिनेट हो जाएँ, अपने स्कूल से एब्सेंट हो जाएँ, तो क्या आपके स्कूल में बड़ा फ़र्क पड़ेगा? असेंबली में पड़ेगा, फ़ी कलेक्शन में पड़ेगा, क्लासेस पीरियड्स जो होते हैं उनमें पड़ेगा, एनरोलमेंट में पड़ेगा, पेरेंट्स के एतमाद में पड़ेगा, या किस चीज़ पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? क्या आपके 1 महीना स्कूल से गायब होने से असेंबली ख़राब होना शुरू हो जाएगी? फ़ी टाइम से जमा नहीं होगी, अकाउंट्स के हवाले से प्रॉब्लम आएँगी, या पेरेंट्स के एतमाद को ठेस पहुँचेगी, या फिर क्लासेस डिस्टर्ब होंगी, टाइम से टीचर क्लासेस में नहीं जाएँगे, अपना पीरियड बेहतरीन तरीके से नहीं लेंगे, सिलेबस प्लानिंग नहीं होगी, या अगर आप एग्ज़ामिनेशन पेपर्स के दौरान एलिमिनेट हो जाते हैं तो पेपर्स कैसा कंडक्ट होंगे, इवेंट्स कैसे मैनेज होंगे, आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होंगे कि नहीं होंगे, या एनुअल फंक्शन है तो आप उसमें नहीं हैं तो क्या आपके बगैर वो एनुअल फंक्शन हो पाता है या नहीं? अगर आपका जवाब ये है कि ये तमाम चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, या इनमें से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होंगी आपके एलिमिनेट होने से, आपके गायब होने से, तो इसका मतलब है कि आपका स्कूल पर्सनैलिटी बेस्ड है, सिस्टम बेस्ड नहीं है। चलें एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आपके स्कूल से कोई टीचर छोड़ के चल जाता है, कोई टीचर छोड़ के चली जाती हैं, कोई प्रिंसिपल छोड़ के चली जाती हैं, कोई कोऑर्डिनेटर छोड़ के चली जाती हैं, क्या आपके स्कूल को फ़र्क पड़ेगा? क्या पेरेंट्स उससे गैर मुतमिन होंगे? क्या स्कूल में स्ट्रेटेजिक लेवल पे तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर हो जाएँगी? क्या स्कूल जो है ना पीछे चला जाएगा, या आपको डर है, खौफ है कि बच्चे जो है ना ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाएँगे, या एडमिशन्स ठीक तरीके से नहीं होंगे? अगर आपको लगता है कि ऐसा ही होगा तो इसका मतलब है कि आपका स्कूल पर्सनैलिटी बेस्ड है, आपका स्कूल जो है ना सिस्टम बेस्ड नहीं है। अब तीसरी एक और एग्ज़ाम्पल लें। आप स्कूल के ऑनर हैं, आप स्कूल के नफ़ा नुकसान के मालिक हैं, और आप ही स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मसलन आप अगर स्कूल के ऑनर हैं, आप ही फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं, आप ही फ़ी के बारे में पूछ-गिछ कर रहे हैं, आप ही पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि फ़ी सबमिट करवा दें, आप ही पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि जो है ना आप जो है ना पेरेंट्स को कॉल करके कह रहे हैं कि बच्चे टाइम से स्कूल नहीं आ रहे तो उनको टाइम से भेजिए, उनको फ़ाइन दें। आप बार-बार क्लासेस में जाके चेक कर रहे हैं कि टीचर टाइम पे क्लास क्यों नहीं ले रही, या आप जो है ना सारा दिन पीरियड पढ़ाने में मसरूफ़ हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स स्कूल के लिए सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं, आप सिलेबस बना रहे हैं, आप सिलेबस राइट कर रहे हैं, आप सिलेबस बना के टीचर्स को दे रहे हैं, आप ही पेपर्स बना रहे हैं, आप ही कंपोजिंग करते हैं, आप ही डिज़ाइनिंग करते हैं, आप ही एडवर्टाइजिंग के लिए जनाबे वाली काम कर रहे हैं, तो फिर आपका स्कूल पर्सनैलिटी बेस्ड है, सिस्टम बेस्ड नहीं है। अब इसका नुकसान क्या है? पर्सनैलिटी बेस्ड और सिस्टम बेस्ड में फ़र्क क्या है? ये निशानी तो आपको पता चल गई, कौन से पर्सनैलिटी बेस्ड होते हैं, कौन से सिस्टम बेस्ड होते हैं। पर्सनैलिटी बेस्ड का नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि जब तक आप मौजूद हैं तब तक सिस्टम चलेगा, जब आप एलिमिनेट हो जाएंगे सिस्टम ख़त्म। खुदा ना करे कोई नागहानी आफत आ जाती है, आपको एलिमिनेट होना पड़ता है, कोई ऐसा मामला हो जाता है कि आपको रिमूव होना पड़ता है कुछ देर के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, तो आपका स्कूल ठप होकर रह जाएगा। आपका स्कूल फ्यूचरिस्टिक स्कूल नहीं कहलाएगा। लेकिन जब सिस्टम बेस होगा, फ़ी के लिए एक सिस्टम है, पेपर्स के लिए एक निज़ाम बनाया हुआ है, सिलेबस प्लानिंग का आपका एक कमाल का निज़ाम है, आप जो है ना बेहतरीन तरीके से अटेंडेंस का निज़ाम रखा हुआ है, असेंबली का, इवेंट्स का, एनुअल फंक्शन का, हर तरह का आपका एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, तो फिर आप ये समझ लें कि आपका स्कूल फ्यूचरिस्टिक है। ये तो पता चल गया आपको। इस आज की जो वर्कशॉप है, इसके पहले सेशन में हमने डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी बेस्ड स्कूल कौन से होते हैं, और जो है ना आपके पास सिस्टम बेस्ड कौन से स्कूल होते हैं, और इन दोनों में फ़र्क क्या है, मेन इनमें डिफरेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। अब बात करते हैं अपने दूसरे सेशन की। आज की इस ट्रेनिंग वर्कशॉप के दूसरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम सिस्टम कैसे बना सकते हैं, हम अपने स्कूल में सिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं। हम उसके लिए देखें, मेरे पास कुछ स्लाइड्स आपके ये एक साइड पे चल रही हैं, आप इसको देखें। स्कूल हायरार्की, अपनी स्कूल हायरार्की आज सबसे पहले बनाएं। आपने क्या करना है,
इस वीडियो में स्कूल हायरार्की की टिप्स देखनी है, उसके बाद इस वीडियो को पॉज कर देना है 5, 10, 15 मिनट के लिए। आपने अपने स्कूल की हायरार्की सेट करनी है। मैं चंद एग्जांपल आपके सामने शेयर करने लगा हूँ स्कूल हायरार्की की। देखें जी, तकरीबन 4-5 किस्म की स्कूल हायरार्की होती हैं। एक स्कूल हायरार्की ऐसी होती है जिसमें एक से ज़्यादा कैंपसेस हैं, आपके पास ज़्यादा फंड्स हैं, आपके पास क्या है जी, देखें ये सामने स्क्रीन के आपके चल रही है। हमारे पास सबसे पहले एक फाउंडर हैं जिन्होंने स्कूल बनाने का ख्वाब देखा, उन्होंने स्कूल बना दिया। कुछ उन्होंने अपने तय की होंगी मैंने क्यों बनाया, उनके मुताबिक चलते हुए एक चेयरमैन है स्कूल के जो इस वक्त, अच्छा फाउंडर ज़रूरी नहीं है कि मौजूद हों, चेयरमैन का हर वक्त होना ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ किया अल्लाह ना करे चेयरमैन इस दुनिया में नहीं है तो कोई नया चेयरमैन बनेगा, ठीक है। अच्छा, पहले सबसे फाउंडर हैं, उसके बाद चेयरमैन हैं, उसके बाद जनाब आपके पास नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे 2 लोग हैं, एक प्रिंसिपल है और एक आपके पास क्या आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। अच्छा, ये मैंने उनकी बताई है जिनके ज़्यादा कैंपसेस हैं। हमारे पास जो लोग मौजूद हैं जिनका एक कैंपस है। अच्छा, एक कैंपस होता है उसके भी 2 तरह की हायरार्की होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे स्कूल होते हैं जिनमें जो डायरेक्टर है, जो हमारा सीईओ है, वो बाकायदा तौर पर स्कूल में मौजूद होता है, उसका एक रोल होता है। वो रोज़ाना स्कूल आता है, वीक में 2-3 मरतबा बेशक स्कूल आता है, लेकिन वो स्कूल में मौजूद होता है, उसका स्कूल में रोल होता है। ऐसे स्कूल जिनमें डायरेक्टर का स्कूल में रोल होता है, उसकी ये हायरार्की देख लें कैसी है। ये सबसे कमाल की हायरार्की है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास फंड्स भी मुनासिब हैं और आपका सीईओ, आपका डायरेक्टर स्कूल में मौजूद होता है। तो इसमें क्या है, एक फाउंडर है या चेयरमैन भी कह सकते हैं, उसके बाद सीईओ या डायरेक्टर है। सीईओ या डायरेक्टर का स्कूल में हर वक्त मौजूद होना ज़रूरी है। हर वक्त कह लें या हफ्ते में 2-3 दिन या हफ्ते में 1 दिन भी, लेकिन उसका रोल है बाकायदा, वो चेक एंड बैलेंस करता है। तो सीईओ है, सीईओ के नीचे 2 लोग हैं, एक है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जिसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, और उसके बाद दूसरा एडमिन डिपार्टमेंट होता है। ये डायरेक्ट दोनों डिपार्टमेंट हैं जो कि डायरेक्टर के कंट्रोल में है, डायरेक्टर इनको हेड करता है। अब एकेडमिक जो कोऑर्डिनेटर है वो क्या क्या करती हैं, वो प्रिंसिपल कहलाती हैं। वो एकेडमिक मामला को देखेंगी, वो देखेंगे जी स्कूल में राइटिंग कैसी चल रही है, रीडिंग कैसी चल रही है, सिलेबस का कैसे प्लान किया जा रहा है। प्री प्राइमरी सेक्शन की एक हेड होंगी, एक प्राइमरी सेक्शन की हेड होंगी, एक मिडिल या सेकेंडरी सेक्शन की हेड होंगी। तो ये क्या है, ये तीनों रिपोर्ट करती हैं प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल रिपोर्ट करती है डायरेक्टर को। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास एडमिन स्टाफ। एडमिन जो डिपार्टमेंट में उसके 3 हमारे सब डिपार्टमेंट हैं। एक अकाउंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा किसको, डायरेक्टर को। इवेंट्स हेड जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी डायरेक्टर को। एग्जामिनेशन कंट्रोलर डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा डायरेक्टर को। उसके बाद नीचे सपोर्टिंग स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ डायरेक्टर को भी रिपोर्ट कर सकता है और प्रिंसिपल को भी कर सकता है। एक ये हायरार्की है। दूसरी हायरार्की है जिसमें एक फाउंडर है, एक प्रिंसिपल है, और इसमें क्या होता है, ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ये इस तरह का स्कूल है जिसमें हमारा जो है ना, जिसे कह सकते हैं आप कि ऑनर हेड वो स्कूल में आता ही नहीं। वो स्कूल में महीने बाद सिर्फ फीसें लेने के लिए आता है, वो 2-3 महीने के बाद आता है सिर्फ फीस। उसको नहीं पता स्कूल में एकेडमिक मामला कैसे चल रहे हैं, टीचर्स की हायरिंग कैसे हो रही है, इवेंट्स कैसे मुनज़्ज़म हो रहे हैं, फीसिस कितनी होनी चाहिए या किस तरह कलेक्ट हो रही हैं, उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे ऐसे स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ऑनर का रोल सिर्फ और सिर्फ सैलरीज की हद तक है, उसका एकेडमिक या नॉन एकेडमिक मामला से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है, सारा कुछ प्रिंसिपल हैंडल कर रही हैं। आपको मैं बताता चलूँ, अगर ऑनर ही प्रिंसिपल है ये तो छोड़ ही देना, फिर तो इस वीडियो को देखने का फ़ायदा ही नहीं है। आपका जो ओनर है, स्कूल का मालिक है, जो नफ़ा नुकसान का मालिक है, वो प्रिंसिपल नहीं हो सकता। याद रखें, अगर वही प्रिंसिपल होगा तो स्कूल का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपको हायरार्की बताई जा रही है ना, इसकी हायरार्की मुताबिक सबसे ऊपर देखें फाउंडर है या चेयरमैन है। ये फाउंडर अलहदा हो सकता है, चेयरमैन अलहदा भी हो सकता है, लेकिन उसके नीचे प्रिंसिपल है, डायरेक्ट प्रिंसिपल है, यानी कि फाउंडर, चेयरमैन और ऑनर, मालक के नीचे डायरेक्ट प्रिंसिपल है। यानी कि मालक स्कूल में आ ही नहीं रहा, मालक स्कूल में आ ही नहीं रहा, डायरेक्टर नहीं है वो। डायरेक्टर वो होता है जिसका स्कूल में एक इन्फ्लुएंस होता है, स्कूल में किरदार होता है। तो क्या किया जाए, फाउंडर, चेयरमैन या ऑनर के नीचे डायरेक्ट प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल सारे मामलात का को देख रहा है।
एकेडमिक मामलात को भी, नॉन एकेडमिक। इस तरह क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल को अब सारा कुछ करने की जरूरत है ना। प्रिंसिपल क्या करेगा, अपने नीचे 2 डिपार्टमेंट बड़े बनाएगा। एक डिपार्टमेंट का नाम होगा एकेडमिक डिपार्टमेंट, दूसरे का नाम होगा नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट। एकेडमिक डिपार्टमेंट में वो देखेगा नीचे प्री सेक्शन की जो हेड है, उसके बाद जनाबे वाली बनाएगा वो प्राइमरी सेक्शन की एक हेड बना देगा, एक बना देगी वो मिडिल या हाई सेक्शन की हेड। अब प्राइमरी या प्री प्राइमरी सेक्शन की हेड को आई स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, अर्ली ईयर एजुकेशनिस्ट। उसके नीचे क्लास इंचार्ज भी होंगी और हेल्पर टीचर भी होंगी। एक होंगी जी हमारे पास प्राइमरी सेक्शन की हेड, उसके नीचे क्लास इंचार्ज और हेड हेल्पर होंगी। एक मिडिल या हाई की होंगी, उनके नीचे भी इंचार्ज या क्या कहते हैं उससे हेल्पर होंगी। ये उस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ जिसके फंड्स अच्छे हैं, जिसकी कलेक्शन अच्छी फीस की हो जाती है, उसको इस तरह की बनानी चाहिए हायरार्की। एक नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट है जिसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ जाता है, इवेंट्स हेड आ जाती है और स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट। अकाउंट्स में जो फी कलेक्ट कर रहा है उसको भी कौन पूछेगा, प्रिंसिपल। पेरेंट्स से फीस वसूल नहीं करेगा, अकाउंट्स हेड को पूछेगा, अकाउंटेंट को पूछेगा। इवेंट्स हेड जो स्कूल में इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, एनुअल फंक्शन को, कंपटीशंस को, वीकली कंपटीशन होता है फ्राइडे को उसको, या कोई कलर डे आ जाता है, कोई लंच शेयरिंग डे आ जाता है, कोई जनाबे वाली हमारे पास साइंस एग्जीबिशन आ जाता है, पीटीएम आ जाती है, इन सब को वो मैनेज करता है इवेंट्स हेड। यहाँ तक कि असेंबली को भी, इसको भी कौन पूछता है, नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट कहलाता है, लेकिन डायरेक्ट ये रिपोर्ट करता है प्रिंसिपल को। स्पोर्टिंग स्टाफ में आ जाती हैं जी आया जी और गार्ड आ जाती हैं, ये भी प्रिंसिपल को। तो ये ऐसा स्कूल है जिसमें हमारे पास ऑनर कोई और है लेकिन प्रिंसिपल कोई और है, और प्रिंसिपल सारे स्कूल को देख रहा है। ठीक है, अब इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनको कैसे बनाएंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इतने हेड्स बना देंगे, इसका एक अलहदा से सेशन है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक स्कूल ऐसा आ जाता है जी जिसमें रिसोर्सेज उनके भी अच्छे हैं, जिसमें एक फाउंडर है, चेयरमैन है, सीईओ है और उनके नीचे प्रिंसिपल है। इसमें भी यही है, इसमें प्रिंसिपल स्कूल में, इसमें हेड स्कूल में, ऑनर स्कूल में नहीं आता, ये भी डिपेंड करता है प्रिंसिपल। तो इसमें प्रिंसिपल क्या करता है, डायरेक्ट अपने नीचे एक वाइस प्रिंसिपल बना लेता है। तो वाइस प्रिंसिपल ही सारा कुछ काम वही करता है जो पिछली हायरार्की में प्रिंसिपल कर रहा है। ठीक है, तो वही काम जो एक प्रिंसिपल कर रहा था, अब वो सारा काम एक वाइस प्रिंसिपल कर रहा है, और वाइस प्रिंसिपल सबको देख रहा है, राइटिंग को, रीडिंग को, इवेंट्स को, हर चीज़ को वही देख रहा है, और वो डायरेक्ट रिपोर्ट किसको कर रहा है, प्रिंसिपल को। फ़र्क इसमें सिर्फ क्या पड़ा है, एक में प्रिंसिपल की जगह पे डायरेक्टर है या सीईओ है और नीचे फिर 2 डिपार्टमेंट हैं। इसमें क्या है, चेयरमैन है, उसके नीचे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने अपने नीचे एक वाइस प्रिंसिपल रखा हुआ है या जिसको कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं। अच्छा, ये इतना नहीं पसंदीदा ना समझा जाता। एक और है जी हमारे पास जो सबसे पसंदीदा है, जिसमें क्या है, फाउंडर, चेयरमैन और सीईओ है, लेकिन स्कूल में कभी वो आया ही नहीं। उसके नीचे क्या होता है जी, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या करता है, अपने नीचे 3 डिपार्टमेंट बना लेता है, एक एकेडमिक डिपार्टमेंट, एक नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट और एक स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट। एकेडमिक डिपार्टमेंट में आ जाता है तमाम क्लासेस के हेड्स आ जाते हैं, सेक्शंस के हेड्स आ जाते हैं और क्लासेस के इंचार्ज आ जाते हैं। नॉन एकेडमिक में अकाउंटेंट और इवेंट्स हेड आ जाती हैं, और सपोर्टिंग स्टाफ में आया जी और गार्ड आ जाता है। ये सबसे लास्ट है। अच्छा, ये वो है जिसमें स्कूल के रिसोर्सेज बहुत कम है, और कभी भी चेयरमैन या कभी भी डायरेक्टर, कभी भी स्कूल का ऑनर स्कूल में नहीं आया, ये उनके लिए है। और जो एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें स्कूल का जो डायरेक्टर है वो स्कूल में आता है, ये देखें, ये वाला, ये नंबर 2 पे है हायरार्की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 पे हायरार्की सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये वाले स्कूल तरक्की भी करते हैं, ये वाले स्कूल आगे भी जाते हैं। क्यों, इसमें वो बंदा भी शामिल है, वो बंदा भी इन्वॉल्व है जो नफ़े नुकसान का मालिक है, वो भी स्कूल में इन्वॉल्व है। वो स्कूल को चेक एंड बैलेंस करता है, वो स्कूल को ऑडिट करता है, वो स्कूल की प्रोग्रेस को मेंटेन करता है, वो स्कूल में स्ट्रेटेजिक लेवल पे प्लानिंग करता है, वो टीचर्स की हायरिंग में मुशावरत करता है, वो बजट को लेके चलता है, वो जनाब हमारे पास क्या करता है, वो एग्ज़ाम्स को देखता है कि एग्ज़ाम कितने परफेक्ट हुए हैं, वो आया जी और उनकी रिपोर्ट भी लेता है, वो मतलब कि ईच एंड अकाउंटेंट को वो देखता है, वो एग्जामिनेशन और इवेंट्स को देखता है। और इसके साथ स्कूल के जो एकेडमिक मामलात हैं वो प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर तय करती है। ये सबसे परफेक्ट है। नंबर 2 पे जो परफॉर्मा है, हायरार्की है, ये अपने पास नोट कर लें। अगर इस तरह की बना लेते हैं, ये सबसे परफेक्ट है। इस तरह के स्कूल बहुत आगे जाते हैं जिसमें एक स्कूल का जो ऑनर है वो भी इन्वॉल्व है और प्रिंसिपल भी है, वो खुद प्रिंसिपल नहीं है।
और सबसे जो लूज़ है वो ये लास्ट वाली है, जिसमें स्कूल का ऑनर कभी आया ही नहीं स्कूल में, वो सिर्फ फीसिस आके लेके चला जाता है, कितनी कलेक्शन हुई है, तनख्वाहें देता है और चला जाता है। वो क्या कहलाता है, वो क्लासेस का चेक एंड बैलेंस नहीं करता, वो इवेंट्स को नहीं देखता। वो ये वाली हायरार्की है जिसका नंबर है हमारे पास 5। तो नंबर 5 जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल कभी आया ही नहीं, ये नोट कर लें। और नंबर 2 जिसमें स्कूल का जो ऑनर है वो आता है, बाकायदा इन्वॉल्व है डेली बेस पे, वीकली बेस पे। तो ये 2 हायरार्की सबसे परफेक्ट है, नंबर 2 और नंबर 5। ये दूसरा हमारा सेशन था वर्कशॉप का। अब आपने क्या करना है, इसको पॉज करना है, आपने ये हायरार्की अपने स्कूल के मुताबिक बनानी है इन परफॉर्मेंस को देखते हुए। ये परफॉर्मेंस आपके सामने वीडियोस पे चल रहे हैं, लेकिन हमने बाकायदा तौर पर परफॉर्मेंस पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मेंबर्स को शेयर कर दिए हुए हैं, जो कि हमारे हेड्स एंड प्रिंसिपल्स के ग्रुप में शामिल है। उनके लिए ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको ये हायरार्की नहीं बनानी पड़ेगी। वो सिर्फ एक हायरार्की पकड़े, उसका प्रिंट निकलाएं और उसके ऊपर अपने नाम मेंशन कर दें। उनको हायरार्की दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ही अपने स्कूल के मुताबिक हायरार्की बनाएं और उसके बाद इस वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा जी, तीसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है। आपने उम्मीद है हायरार्की बना ली होगी। अगर आपने अपने स्कूल की हायरार्की बना ली है तो फिर ये वीडियो कंटिन्यू करें, अदरवाइज इस वीडियो को छोड़ दें। अब हायरार्की आपने बना ली, अब कौन सी बनाई है मुझे नहीं पता, आपने नंबर 5 वाली बनाई है या नंबर 2 वाली बनाई है। उम्मीद है कि नंबर 5 वाली बनाई होगी। अक्सर स्कूल्स में ऐसा ही है कि स्कूल का ऑनर भी स्कूल में होता है और प्रिंसिपल अलहदा से होती हैं। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और अथॉरिटीज़ की। देखें जी, आपके स्कूल में एक फाउंडर है जिसने स्कूल बनाया, सबसे टॉप पे है या चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है या डायरेक्टर है, आप नाम तजवीज़ कर सकते हैं। उनके नीचे क्या है जी, हमारे पास मैं बात कर रहा हूँ नंबर 2, हायरार्की नंबर 2 की, जो सबसे परफेक्ट है। हायरार्की नंबर 2 क्या है, उसके नीचे हमारे पास एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है एक, और एक हमारे पास एडमिन स्टाफ है। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर क्या काम करेंगी, आपकी जो प्रिंसिपल भी कहलाती हैं ये एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं। वो प्री सेक्शन को हैंडल करेंगी, वो प्राइमरी सेक्शन को भी हैंडल करेंगी, वो सेकेंडरी सेक्शन यानी कि मिडिल सेक्शन को और हाई सेक्शन को हैंडल करेंगी। वो क्लासेस को चेक करेंगी और चेक करके रिपोर्ट करेंगी किसको, डायरेक्टर को। ठीक है। अच्छा, जब वो चेक करती हैं, अगर किसी में कोई खामी नजर आती है तो वो क्या करेंगी, सेक्शन हेड को भी पकड़ेंगी, क्लास इंचार्ज को भी पकड़ेंगी। दूसरे नंबर पे अगर कोई नई टीचर आ जाती है प्री प्राइमरी सेक्शन में, प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप में, तो इसमें क्लास इंचार्ज सबसे पहले उसको गाइड करेंगी, उसके बाद गाइड करेंगी सेक्शन हेड, और तीसरे नंबर पे वो रिपोर्ट करती हैं प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल रिपोर्ट करता है डायरेक्टर को। दूसरे नंबर पे आ गया जी प्रिंसिपल, जो डायरेक्टर है वो पहले नंबर पे तो किससे रिपोर्ट लेगा, प्रिंसिपल पे। दूसरे नंबर पे वो 3 लोगों से रिपोर्ट लेगा, अकाउंटेंट से, इवेंट हेड से और एग्जामिनेशन कंट्रोलर से। क्या करता है वो क्या करता है, वो एक अलहदा डिपार्टमेंट बना देता है जिसकी प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी एकेडमिक मामला है, रीडिंग, राइटिंग, सिलेबस प्लानिंग, पेपर्स लेना, ठीक है, बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर करना, पेरेंट्स को डील करना, उसके बाद जी टीचर्स को डील करना, सारी टीचर्स को भी देखभाल किसकी जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल की है। अब बात करते हैं एडमिन स्टाफ की। एडमिन डिपार्टमेंट हमारा कहलाता है जिसमें अकाउंटेंट आते हैं, इवेंट्स हेड आती है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर आ जाता है। अकाउंटेंट में फी अकाउंटेंट कलेक्ट करेगा, अकाउंटेंट जवाबदेह है फी कलेक्ट करने की, लेकिन अकाउंटेंट रिपोर्ट करेगा किसको, डायरेक्टर को। इवेंट्स हेड इवेंट कराएगा, जिसमें असेंबली आ जाती है, जिसमें हमारे पास एनुअल फंक्शन आ जाता है, जिसमें हमारे पास कोई सेरेमनी आ जाती है, जिसमें हमारे पास बर्थडेज आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास जनाब वाली फ्राइडे आ जाता है, जिसमें कलर डे आ जाते हैं, जिसमें मीना बाज़ार आ जाता है, जिसमें हमारे पास जो है ना वो आ जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के साइंस एग्जीबिशन आ जाता है। तो ये सारे PTMs आ जाती हैं, सारे इवेंट्स को हेड करता है इवेंट्स हेड। इवेंट्स हेड डायरेक्ट जवाबदेह होता है किसको, डायरेक्टर को। अब इवेंट्स हेड चलता कैसे है, ये प्रिंसिपल और जो है ना क्लास इंचार्ज प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करके फिर ये अपने इवेंट का इनकाद करता है और डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। लास्ट आ जाता है एग्जामिनेशन कंट्रोलर। एग्जामिनेशन कंट्रोलर क्या करता है, कब पेपर होंगे, वो टर्म के शुरू में ही सोचना शुरू कर देता है, पेपर्स कब होंगे, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कौन ड्यूटी करेगा, कौन चेक करेगा, कौन रीचेक करेगा, कौन उनको सुपर रीचेक करेगा, और कौन उनकी कब इसकी PTM मुनक्कद होगी। और ये सारा कुछ तय करता है प्रिंसिपल के साथ मिलके, और इवेंट्स हेड के साथ भी मिलना है उसने, क्योंकि जब PTM होगी तो इसमें रोल होगा इवेंट हेड का। तो इवेंट हेड PTM का इनकाद करता है और एग्जामिनेशन कंट्रोलर उसको सुपरवाइज करता है। मतलब कहने का ये है कि ये एक चेन बन जाती है। तो ये हायरार्की सबसे पसंदीदा हायरार्की है किसी भी स्कूल की तरक्की के लिए। और अगर आप
के पास डायरेक्टर आता ही नहीं है, डायरेक्टर है ही नहीं, यानी कि स्कूल का ऑनर मौजूद ही नहीं है, तो ज़ाहिर है सारा काम प्रिंसिपल का है। अब देखिए कितनी मज़े की बात है कि नफ़ा नुकसान का मालिक कोई और है और वो स्कूल आ ही नहीं रहा, तो फिर स्कूल का अल्लाह हाफिज़ है, लेकिन इस स्कूल को भी सेट किया जा सकता है। कैसे? प्रिंसिपल सेट करेंगी। ये नंबर 5 पे हिरारकी देखें। नंबर 5 पे हिरारकी है जी, प्रिंसिपल क्या करती हैं, अपने नीचे 3 डिपार्टमेंट बना ले वो। एक डिपार्टमेंट का नाम है एकेडमिक डिपार्टमेंट, नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट और स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट। एकेडमिक डिपार्टमेंट में वो बच्चों की राइटिंग, रीडिंग, इन चीज़ों को देखेगी, ठीक है, खुद देखेगी। इनके पास रिसोर्सेज भी कम है इस स्कूल के पास, और ऊपर जनाबे वाली जो हमारा ऑनर है वो भी स्कूल नहीं आता। तो ऐसी टीचर, ऐसी प्रिंसिपल क्या करेंगी, खुद सारे मामलात को सुपरवाइज करेंगी, ठीक है। हाँ, अपने नीचे ये आसानी के लिए ये एकेडमिक डिपार्टमेंट में किसी को मुंतखब कर सकती हैं, किसी एक को मुंतखब कर दें जी, एकेडमिक डिपार्टमेंट की हेड आप हैं, आपसे मैंने जवाब तलबी करनी है। उसका हल क्या है वो बाद में बताते हैं कि फाइनेंशियली तौर पर कैसे लेके चलेंगे, वो आखिरी हमारा सेक्शन है, चौथा सेक्शन। अच्छा, नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट में आ जाते हैं जी अकाउंटेंट और इवेंट्स हेड, इनको भी वही देखेंगी। उसके बाद आ जाता है स्पोर्टिंग स्पॉट, आया जी और गार्ड। ले जी, ये तो हो गया हमारे पास हिरारकी तमाम। अब लास्ट हमारा सेशन है कि इसमें हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, हम इतने डिपार्टमेंट बना दें। नंबर 5 जो डिपार्टमेंट है, हिरारकी है, इसकी अगर बात करें कि इस पे हम नंबर 2 इसको कैसे लेके चलेंगे। देखें जी, हमारे पास सबसे ऊपर है फाउंडर, चेयरमैन, उसके नीचे सीईओ या डायरेक्टर, उसके नीचे हमने 2 डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, एकेडमिक डिपार्टमेंट और नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट। एकेडमिक डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट। एकेडमिक डिपार्टमेंट की हेड बना दिया हमने किसको, प्रिंसिपल को या कोऑर्डिनेटर को, और नॉन एकेडमिक की भी एक कोऑर्डिनेटर हमने बना दी। इसको कैसे लेके चलेंगे? अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप क्या करें, एक अलहदा से प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर बना दें। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो आप अपनी अच्छी टीचर एक ढूंढें पूरे स्कूल में से, जो जिम्मेदार हैं, जो टाइम से स्कूल आती हैं, जो स्कूल के लिए सरदर्द रखती हैं, उनको सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा दें। अगर उनकी 15,000 सैलरी है तो 20-30%, 40% उनका बोनस लगा दें, और उनको साथ कह दें कि जनाब आप जब तक कोऑर्डिनेटर का रोल अदा करती रहेंगी आपको 30%, 40% बोनस मिलता जाएगा। जैसे ही आप ये कहेंगे जी मुझसे नहीं होता, तो ये जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाएगी, आपकी वही तनख्वाह होगी जो है, तो वो बड़ी जिम्मेदारी से करेगी। तो एकेडमिक आप एक क्या बना दें, कोऑर्डिनेटर बना दें, अगर आपके पास अलहदा कोऑर्डिनेटर रखने के पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं है। इसी तरह एक एडमिन कोऑर्डिनेटर बना दें, एडमिन डिपार्टमेंट बनाए, उसका कोऑर्डिनेटर बना दें। उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसने रिपोर्ट करना है आपको। अच्छा, इसमें आप एकेडमिक अलहदा से कोऑर्डिनेटर रख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक अकाउंटेंट, इवेंट हेड और एग्जामिनेशन कंट्रोलर रख लें। अब आप सोचेंगे हम अलहदा से अकाउंटेंट नहीं रख सकते, हम अलहदा से इवेंट हेड नहीं रख सकते, हम अलहदा से एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं रख सकते, तो आप क्या करें, उन्हीं टीचर्स में से एक को अकाउंटेंट बना दें। ऐसी टीचर जो जिम्मेदार भी है और ईमानदार भी है, उसको पकड़ें, उसको कहें जी आपको 20%, 30% हर महीने बोनस मिलेगा अगर आप 10 तारीख तक फ़ी कलेक्ट कर लेंगी। अगर आप 15 तारीख तक फ़ी कलेक्ट करेंगी तो आपको 10% बोनस मिलेगा। अगर आप पूरे महीने में कर लेती हैं, अगले महीने पे नहीं जाने देते, तो 1,000-2,000 रुपये आपको बोनस मिलेगा। तो ये उन्हीं टीचर्स में से हैं जो आपके पास टीचर मौजूद हैं, अलहदा आप नहीं रख रहे। लेकिन इसको लेके कैसे चलेंगे, इनके लिए क्या करें, आप इनको 2 पीरियड फ्री कर दें। पहला पीरियड ये रिसेप्शन पे बैठेंगी, असेंबली टाइम भी रिसेप्शन पे बैठेंगी, पेरेंट्स को हैंडल करेंगी, आप नहीं करेंगे। ऑनर पेरेंट्स को हैंडल नहीं करेगा, कभी भी ऑनर पेरेंट्स से फीस कलेक्ट नहीं करेगा, तो ये अकाउंटेंट का काम है। दूसरे पीरियड्स में राउंड्स लगाएं, क्लासेस में जाएं, जिन बच्चों की फ़ी कलेक्ट हो गई है, सबमिट हो गई है, उनको इनाम दें, उनको कैंडी दें, चॉकलेट दें, उनकी तस्वीर बनाएं, पेरेंट्स ग्रुप पे शेयर करें, अप्रिशिएट करें, जिनकी नई है उनकी डायरी पे मेंशन करें। ये आप सर्कल करते जाएं। बाकी इसकी मजीद तफसील हमारे एक सेशन नए में आएगी, जो हमारे पेड ग्रुप में हमारा जो एक वर्कशॉप होगी। इवेंट सेट एक बना दें अपने टीचर्स में से, जिस टीचर को दिलचस्पी है प्रोग्राम करने में, जो जनाबे वाली फंक्शन करने में मज़ा जिनको आता है, जिनको इवेंट्स करने में मज़ा आता है, जिनको ये बड़ा दिल करता है मैं तस्वीरें बनाऊं, मैं वीडियोस बनाऊं, उनको इवेंट्स हेड बना दें। उनको भी वही काम फार्मूला 10%, 20% उनको बोनस दे दें। वो जनाबे वाली असम्बली को भी कंडक्ट करवाएंगी। वो जनाब क्या कहते हैं, करना टीचर ने, इसने कंडक्ट करवाना है, आपको सरखपाई कम होगी आपकी। एग्जामिनेशन कंट्रोलर बना दें, इसी तरह अपनी टीचर्स में से ही उनको बोनस दे दें। तो ये तरीक़ेकार है। बाकी इनसे काम कैसे लेना है, कैसे इनको लेके चलना है, वो हमारे नेक्स्ट सेशन में यही डिस्कस करेंगे हम। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हर एक की अथॉरिटीज़ क्या हैं, इनको हमने मैनेज करना है, इनको हमने हैंडल कैसे करना है, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, अगर ये काम सही नहीं करते तो इनका सज़ा जज़ा का निज़ाम कैसे चलेगा। तो ये हम नेक्स्ट हमारा वर्कशॉप होगी जून के महीने में, आखिरी हफ्ते में हमारी वर्कशॉप होगी, जो कि
हेड्स एंड प्रिंसिपल के ग्रुप में लाइव जाएगी, लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप होगी जिसके इसी तरह 3-4 सेशंस होंगे और वो पेड वर्कशॉप है। आप भी अगर वो अटेंड करना चाहते हैं, नीचे ये हमारी टीम का नंबर दिया गया है, आप उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। बहरहाल ये तमाम डाटा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ले जी, ये है। अब इस सेशन का जो इस वर्कशॉप का जो लास्ट सेगमेंट है, उसमें आपको बताते चलें कि हमने बाकायदा तौर पर स्कूल को अपग्रेड करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है ELN, एजुकेयर लीडरशिप नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें हम स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। उस अपग्रेडेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनको हम बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग सेशन देते हैं। उनको हम, क्योंकि याद रखें किसी भी छोटे और बड़े स्कूल में फ़र्क ये होता है, अगर उसके स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो बड़ा स्कूल है, अगर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही तो वो छोटा स्कूल है। अगर ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आप नहीं दे सकते जब तक प्रिंसिपल और जो ऑनर और हेड हैं वो ट्रेन ना हो। तो हमने प्रिंसिपल की ट्रेनिंग के लिए बाकायदा तौर पर एक ग्रुप बनाया है जो पेड ग्रुप है, जिसमें डेली बेस पर टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। मंथली बेस पर उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है, ट्रेनिंग सेशन होते हैं ऑनलाइन, जिसके बाद उनको बाकायदा तौर पर मटेरियल फराहम किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तमाम PDF फाइल उनको मुहैया की जाती हैं। तीसरा मरहला क्या होता है, उन PDF फाइल की हम बाकायदा रहनुमाई करते हैं, उनकी गाइडलाइन देते हैं, वो बाकायदा इंप्लीमेंट करवाते हैं उनके स्कूल में। सिर्फ हमने ट्रेनिंग नहीं देनी, बाकायदा इंप्लीमेंटेशन करवानी है। चौथे नंबर पे हम सर्टिफिकेट उनको जारी करते हैं उन प्रिंसिपल्स को जो अपने स्कूल में इसको इंप्लीमेंट करवा देते हैं। तो आज के इस जो हमारा ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, इसमें हमने क्या किया है, आपके स्कूल की हायरार्की सेट करवाई है, आपके स्कूल को पर्सनैलिटी बेस से निकाल के हम किस तरफ लेके आए हैं। आप सिस्टम बेस आपका स्कूल बनाया है। सिस्टम बेस आपका स्कूल बनाने के बाद आपको बाकायदा तौर पर अब ट्रेनिंग सेशन में आपके बल्कि जो पेड ग्रुप है उसके अंदर आपको गाइड किया जाएगा कि आपने कैसे ये हायरार्की को लेके चलना है, कैसे कौन कितना जिम्मेदार है, किसकी कितनी अथॉरिटी है। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होगी, उसके बाद इंशाल्लाह आपको इस सर्टिफिकेट जारी किया गया है। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे तो सब अच्छा होगा, नेगेटिव रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पॉजिटिव रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। याद रखें मुझे, मैं हूं ज़काउल्लाह शराजी, CEO ELN और डायरेक्टर ILS। थैंक यू वेरी मच।